ओके, सो रूल नंबर 1 की बात करें तो भाई आपने याद रखना है कि सारे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं जब आप उनको एलिमेंटल फॉर्म में लिखते हो तो वो एलिमेंटल फॉर्म में उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों वो जीरो होती है, ठीक है ना। एलिमेंटल स्टेट में उनकी जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, जीरो। सो यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये पहले वाले की अगर हम बात करें तो यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन स्टेट of elements, oxidation state of elements is always zero, is always zero। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करो किसकी, अगर आप बात करो फॉर सपोज इक्वेशन के अंदर आपके पास लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास फॉर सपोज एफ ई प्लस जेड एन एस ओ फोर, ठीक है ना। अगर आपके पास ये लिखी हुई है तो इस वक्त आपके पास यहाँ जो एफ ई लिखा हुआ है, इस एफ ई के क्योंकि एलिमेंटल है तो इसके पास यहाँ पर आपके पास जो चार्ज होगा या जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितने होगी, जीरो होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? जी सर। अच्छा, इसके अलावा भी आपने याद रखना है, इसके अलावा भी अगर आप बात करें, इसके अलावा भी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे क्लोरीन है वो हमेशा डुअल स्टेट में होती है, ये इसकी एलिमेंटल स्टेट है, यहाँ ये जीरो होगी। हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन डुअल स्टेट में होती है हमेशा, ये डायटोमिक होती है, ये हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। और सपोज अगर आप सोडियम की बात करो तो ये अकेला ही होता है, और अगर आप आर्गन की बात करो तो ये भी अकेली होती है। तो अगर इस तरह के आप एलिमेंट्स देखें तो इन सब की ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी मिलेगी बच्चों, जीरो मिलेगी, ठीक है। सेकेंडली यू कैन टॉक अबाउट द कंपाउंड्स। अगर आप कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिफरेंट मिलेगी बच्चों। कंपाउंड्स की अगर आप बात करें तो यू कैन टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 टुगेदर। सो यू कैन से दैट ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 elements in group और in compounds, अगर ये लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, in compounds, group 1 and group 2 elements in compounds always plus 1 and plus 2 respectively, ठीक है भाई। इस तरह आपके पास आप कह सकते हैं ग्रुप 1 की अगर आप कंपाउंड की बात करें और ग्रुप 2 की कंपाउंड करें की बात करें तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 और +2 ही रहेगा। और सपोज अगर आपके पास क्या है, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है सो इट इज ग्रुप नंबर 1, सो इसका चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। अगर आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड है सो यू कैन रिमेंबर दैट इसका +1 ही होगा। अगर आपके पास फॉर सपोज लिथियम ऑक्साइड है सो यू कैन से दैट कि भाई इसका चार्ज +1 होगा। सेम एज इट इज, डेफिनेटली यहाँ दो है तो ये इनटू 2 आप कर सकते हैं ऑक्सीजन का निकालने के लिए। दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट पर कैल्शियम हमेशा +2 होगा। अगर आपके पास लिखा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट तो इसमें मैग्नीशियम हमेशा कैसा होगा बच्चों, +2 होगा। और अगर फॉर सपोज आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड होगा उसमें भी स्ट्रॉन्शियम कैसा होगा आपके पास, +2 होगा। यू कैन रिमेंबर दिस कि हमेशा हमेशा अगर आपके पास कंपाउंड्स के अंदर ग्रुप 1 आ जाए, ग्रुप 1 का एलिमेंट आ जाए कंपाउंड्स के अंदर तो उसका चार्ज हमेशा +1 होगा एक एटम का, इनके एक आइन का। और कैल्शियम का +2 होगा, मैग्नीशियम का +2 होगा, स्ट्रॉन्शियम का +2, क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं तो ये जब भी कंपाउंड बनाएंगे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाएंगे। इज दैट राइट बच्चों? जी सर। उसके बाद आपने एक और पॉइंट ये याद रखना है कि फॉर सपोज अगर आप बात करें हैलोजेंस की, सो ग्रुप 7 की अगर आप बात करें तो ग्रुप 17 इसको हम बोलेंगे क्योंकि ग्रुप 7 हम इसको ओ लेवल्स में कहते थे, अभी ग्रुप 17 कहलाता है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स always have -1 oxidation state in compounds, -1 oxidation state in compounds,
ज्यादातर आपको इस तरह मिलेगा, कभी बिल्कुल कभी कभार चेंज कर सकता है और हर दफा चेंज नहीं करेगा। माइनर चेंजेस आएंगे आपके पास, जैसे फॉर सपोज सीएल कभी कभार पंगा कर सकता है और बहुत सारे कंपाउंड्स आपको ऐसे मिलेंगे आपके सिलेबस में जिसमें उन्होंने सीएल को चेंज किया होगा, जैसे फॉर सपोज यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्ट फ्यू कंपाउंड्स, ताकि आपको याद रहे। आप इसको हमेशा -1 ही कंसीडर ना करें, ग्रुप 7 वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादातर वो -1 रहते हैं। अगर आप ऊपर देखें एग्जाम्पल जो हमने लिखी है उसके अंदर अगर आप देखें NaCl लिखा हुआ है आपके पास, Cl is -1 ओवर है, आपके पास KBr लिखा हुआ है तो ब्रोमीन is -1 है। तो इसी तरह आपके पास अगर लिखा हुआ होता लिथियम आयोडाइड, यू कैन से दैट कि आपके पास -1 होगा। तो एक्सेप्शनल केसेस की अगर आप बात करें तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आपके पास यहाँ पर आपके सिलेबस में अगर आपको याद हो तो आपने एक क्वेश्चन लिखी थी जिसमें आपने लिखा था NaClO, यहाँ पर इसका चार्ज अभी हम निकालेंगे। एक और था आपके पास NaClO3, इसका चार्ज आपको निकालना है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज आप ज्यादातर देखेंगे तो आपके पास ग्रुप 7 का चार्ज आपको -1 नजर आएगा। एक्सेप्शन केसेस का एक्सेप्शनल इसके लिए हम बात करते हैं, ये सिखाते हैं आपको किस तरह आप निकाल सकते हैं इस तरह के कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इसकी बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं ताकि उससे हमारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आसान हो जाए। तो एक और इम्पोर्टेंट बात आप क्या कर सकते हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात आप ये कर सकते हैं कि ऑल द टाइम oxidation state in compounds, oxidation state in compounds, oxidation states in compounds for hydrogen is always +1। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है ना। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में आपके पास अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं सो दिस इज हाइड्रोजन +1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 कर सकते हैं आप। HCl की बात करें तो वी हैव जस्ट 1 हाइड्रोजन सो इट वुड बी +1। वाटर की बात करें तो आप इट इज 2 हाइड्रोजन सो +1 × 2, यू कैन टॉक अबाउट लाइक दिस। और अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट in compounds, oxidation state in compounds for oxygen is always -2, ठीक है ना। तो अगर आप ऊपर देखते हैं जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है तो इसके अंदर H2SO4 लिखा हुआ है आपके पास, तो जो O4 है इट इज एक्चुअली -2 × 4। और अगर आप H2O की बात करती हैं तो इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है, so it is -2 only। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट बच्चों, यस सर। चलें चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रूल की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि if you have a compound so the sum of all oxidation state is always equal to 0, you can say that the sum of all oxidation states is always equal to 0 for a neutral compound, compounds। Just look at over here, अगर for suppose आपके पास क्या लिखा हुआ है बच्चों, अगर आपके पास लिखा हुआ है कोई neutral compound, so you can consider this just like right now we have NaClO, जो कि पीछे हमने लिखा है। अब एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसको आप सपोज कर सकते हो इट इज इक्वल्स टू 0। अब सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 का है तो आप सोडियम को इधर भेज सकते हो, जब आप सोडियम को इधर भेजोगे तो इट वुड बी +1, इधर आके आ जाएगा -1, ठीक है ना। और फिर ऑक्सीजन आपके पास जो है हमेशा हमेशा ही -2 रहेगा, तो ये -2 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा +2। तो आपके पास क्लोरीन का आंसर कितना आएगा बच्चों, +1। ऑलराइट बच्चों, जी सर। इसी तरह से अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करें NaClO3 की
So again sodium is +1 and it would go over there and become -1, तो आपके पास बन जाएगा -1, and oxygen is always -2. So here we have 3 oxygens, so it would be -6. When -6 comes over here, it would be +6. It would be like this, -6 + 6 would give you +5. So this time the oxidation state of chlorine is +5. All right, bachcho. Right, sir. So this is the case that you need to keep remember. If you want to find out the oxidation state of any element, so you can find like this. And the last rule that you need to keep remember is to find out the oxidation state of any element in the ion. So you can say that the sum of all oxidation states, the sum of all oxidation states in an ion is equal to the charge of an ion, right? So this is also the very important thing to remember. For suppose if you have phosphate ion, or for suppose if you have carbonate ion and you want to find out the oxidation state of phosphorus over here, so you need to keep remember, if you want to find it out, so you need to write phosphate and the is equals to -2, and you need to write carbonate is equals to -2. So whatever the charge on the ion would become, you can say that is equals to के उस तरह हम उसको वहाँ लिखेंगे, because the sum of all oxidation state become equal to charge of that ion. And we know that oxygen का निकालना है, so each oxygen is -2. So right now we have 4, so it would be -8. -8 would go over there, it will become +8. -3 will give you +5 का charge. If you talk about carbonate, so each oxygen become -2. So right now we have 3, so it would be like this, and then it would be -2 + 6, and the carbon would be +6. Is that right, बच्चों? जी सर. तो देखिए ये पेपर में आपके पास आता है, आपको ये भी आना चाहिए कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। और इसके अलावा जब आप इसको फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो आप किसी भी तरह की जो आपके पास इक्वेशन होती है उसके बारे में आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह सब कुछ लिख सकते होंगे। चलिए जरा जल्दी से स्किल टेस्ट कर लेते हैं। स्किल टेस्ट, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट of the colored one, right? Calculate the oxidation state of the following. जल्दी से मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा दीजिए। आपके पास है KMnO4, आपके पास है K2Cr2O7, आपके पास है KClO3, आपके पास है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना? वी हैव दीस 4। और उसके अलावा आपके पास आइंस के अंदर है भाई, आपके पास नाइट्रेट आइन है, ठीक है, आपके पास जो है बाइकार्बोनेट आइन है, आपके पास अमोनियम आइन है, और उसके अलावा आपके पास एक और आइन कौन सा हो सकता है, नाइट्रेट सल्फेट लिख लेते हैं, सल्फेट आइन, ठीक है ना? तो ये आपके पास आइंस हैं। इसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स शेडेड हैं उनकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैग्नीज की या क्रोमियम की या क्लोरीन की, यहाँ कॉपर की या नाइट्रोजन की, यहाँ कार्बन की या नाइट्रोजन की, यहाँ सल्फर। जल्दी से इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। निकालें बच्चों, जस्ट लुक एट ओवर हियर। फॉर सपोज आपके पास एक इक्वेशन है और उसमें लिखा हुआ है for suppose you have the equation like this, SO2 plus NO2, ठीक है ना? जब ये आपने इन दोनों का रिएक्शन कराया तो आपके पास क्या बन गया? for suppose SO3 and NO, we have this equation right now, for suppose ना, so this is gaseous, this is gaseous, this is gaseous and this is gaseous, all right। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने होंगे, ठीक है? सो फॉर सपोज आपके पास यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, 2 ऑक्सीजन का चार्ज -4 हो जाएगा और इस सल्फर का चार्ज यहाँ पर +4 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन का चार्ज +4 होगा और यहाँ इस सल्फर का चार्ज +6 होगा
और यहाँ इसका चार्ज होगा +2। So you can see this, अगर आप नाइट्रोजन को देखते हो तो नाइट्रोजन का जो चार्ज ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है। और अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। So you can write over here the statement by your own that sulfur, अगर आप सिर्फ सल्फर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो sulfur is oxidized to sulfur trioxide, right? You can say that sulfur is oxidized to sulfur dioxide, या आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं sulfur is oxidized as its oxidation state is changing from +4 to +6। अभी क्योंकि आगे कुछ मामला मॉलिक्यूल के हैं तो हम इसको चार्ज आयन लिख सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हम लिख देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड is oxidized to sulfur trioxide, to sulfur trioxide, ठीक है ना। इसका रीजन आप लिख सकते हैं as the oxidation state of sulfur increases, as the oxidation state of sulfur increases, ठीक है, from +4 to +6 आप लिख सकते हैं इसका रीजन। और अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसका उल्टा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड reduced to nitrogen monoxide, ठीक है ना, by decrease in oxidation states। You can say that by the decrement in the oxidation state, by the decrement in oxidation state। All right, इस तरह अगर आपके पास एक और इक्वेशन मैं आपको दूं, ये इक्वेशन बड़ी मजे की है। ये इक्वेशन आमतौर पे हम लोग ऐसा देखते हैं कि मेटल्स हमेशा जो है आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है, हम समझते हैं मेटल्स हमेशा ही आपके पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें बच्चों, इस इक्वेशन में बड़ा बड़ा जबरदस्त है ये इक्वेशन। आप देखें यहाँ इक्वेशन में आपके पास FeCl3 जो है टूट कर FeCl2 और HCl2 बना रहा है। तो Cl2 एक तो आपके पास 0 होगा क्योंकि ये एलिमेंटल है, एक क्लोरीन -1 होता है, 2 क्लोरीन -2 हो जाएंगे, तो यहाँ आयरन +2 हो गया और यहाँ आयरन +3 हो गया। जरा आप देखें यहाँ आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है, और जबकि यहाँ जो क्लोराइड है जैसे -1 ओवर है, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। You can see this कि भाई यहाँ पर आयरन जो है डिक्रीमेंट की वजह से रिड्यूस्ड हो रहा है, और ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है आपके पास यहाँ पर इंक्रीज की वजह से ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं आयरन 3+ जो है आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, रिड्यूस टू आयरन 2+ हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इवन आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही वजह से ये हो रहा होगा। अगर आप देखें आयरन 3+ था, उसके बाद ये क्या बन गया, आयरन 2+ बन गया है। तो ये कैसे बना होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना होगा। सो यू कैन इवन रीजन आप लिख सकते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं बाय डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई मसला नहीं है, वो भी चलेगा आपके पास। तो बाय डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, या आप बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें, मर्जी है आपकी, बाय डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्लोराइड की अगर बारी आए तो क्लोराइड में आप देखें पहले ये क्लोराइड था और उसके बाद ये क्या बन गया आपके पास, क्लोरीन बन गया। तो ये कैसे बना होगा क्लोराइड से क्लोरीन, जिसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया हुआ होगा वो उसने वापस से क्या कर दिया होगा, लॉस कर दिया होगा, तभी ये बना होगा। यू कैन से दैट क्लोराइड ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लिख सकते हैं, बाय इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑलराइट बच्चों, जी सर। इसी तरह आपके पास और भी कुछ इक्वेशंस हो सकती हैं बड़ी मजे की, जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन ये है जो कि बड़ी ही आप समझ सकते हैं, ये बड़ी काम की इक्वेशन हो सकती है। अगर आप देखें आपके पास है पोटेशियम ब्रोमाइड, इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, आप क्लोरीन गैस पास कराते हो, तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, वी नो दैट, सो इट कैन डिस्प्लेस the bromide from the salt and form what, potassium chloride along with bromine gas।
तो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो यहाँ देखें क्लोरीन एलिमेंटल है, ब्रोमीन एलिमेंटल है, तो 0 0 होंगे। ब्रोमाइड सॉल्ट में यहाँ -1 है, क्लोराइड यहाँ सॉल्ट में -1 है। तो यहाँ ब्रोमाइड से अगर आप देखें 0 की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लोराइड जो है आपके पास डिक्रीज हो रहा है। यू कैन सिंपल से दैट डिक्रीमेंट इज reduction and increment is called oxidation. So you can simply say over here chlorine reduced to chloride, right, as the oxidation state is decreased, as oxidation state decreased, right? You can see this. और उसके अलावा अगर आप ब्रोमाइड की बात करें तो you can say that bromide oxidized to bromine as oxidation state increased, as oxidation state increased. All right बच्चों, जी सर। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि आपके पास यही वाली बात अगर आप ग्रुप 7 में याद करो तो आपको वहां पर भी याद थी कि रिड्यूसिंग एजेंट आप जो स्ट्रेंथ थी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ थी वो ग्रुप 7 में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना भाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो यहाँ आपके पास नहीं, क्लोरीन आपके पास क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो जहाँ रिडक्शन होती है वो सब्सटेंस आपके पास क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यू कैन से दैट क्लोरीन is a very good oxidizing agent। और अगर आप इसकी बात करें फ्लोरीन की तो वो उससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ग्रुप 17 के अंदर जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और जबकि उनकी जो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते वक्त इलेक्ट्रॉन वापस से क्या कह सकते हैं आप उसको लूज करना ब्रोमाइड हैलाइड या किसी भी आयोडाइड आयन के लिए, हाइलाइड आयन के लिए इजियर होता है कि वो वापस से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। नीचे जाते जाते उसका जो न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर होता है काफी बड़ा हो रहा होता है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के लिए उसको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप आयंस की इंक्रीज होती है, जबकि एटम मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रेंथ होती है आपके पास वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये बात याद रखनी है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं किसकी बात, हम यहाँ बात कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एंड oxidizing agent, reducing and oxidizing agent। ऑलराइट, अब देखिए ये इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है तो ये बड़ा आसान है इसके अंदर आइडेंटिफाई करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ एग्जांपल नंबर 1, क्लोरीन इज पासिंग थ्रू फॉर सपोज सोडियम आयोडाइड सॉल्ट। अगर मैंने इसमें से पास किया तो डेफिनेटली क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव सो इट कैन डिस्प्लेस आयोडाइड, सो इट वुड फॉर्म व्हाट, सोडियम क्लोराइड अलोंग विद आयोडीन गैस, ठीक है ना। तो अब यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, इट इज 0, इट इज 0, इट इज -1, इट इज -1, सो यू कैन सी दैट कि -1 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीडाइज, ये 0 से -1 जा रहा है तो ये हो गया आपके पास रिड्यूस, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जहां रिडक्शन हो रही है, जहां रिडक्शन हो रही है वो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस आपने ये याद रखना है। जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं ना वो होते हैं आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो आपके पास होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो खुद रिड्यूस्ड होते हैं वो आपके पास होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बस आपने ये याद रखना है बच्चों। ऑलराइट बच्चों, ओके सर। ये सिंपल सी बात है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको आप कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है वो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, यही बात आपने यहाँ पर याद रखनी है और आपके पास हर तरह की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फॉर सपोज अगर हम इसको देखते हैं SO4 के अंदर आपने फॉर सपोज जो है क्या डाल दिया, आपने मैग्नीशियम डाल दिया, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल सो इट कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह अगर आप देखें तो यहाँ सल्फेट का चार्ज -2 होता है तो आयरन +2 हो गया, मैग्नीशियम 0 है, मैग्नीशियम 2+ है, आयरन 0 हो गया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, तो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ डिक्रीज हो गई, तो इट इज व्हाट एक्चुअली रिडक्शन। सो यू कैन सिंपल से दैट कि भाई यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो ये रिडक्शन हो रही है, तो ये एजेंट होगा।
या इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिंपल एज दिस। सो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये हो गया आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपके पास हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट बच्चों, जी सर। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? नहीं नो, सर। नो सर। चले उसके बाद अगर हम बात करें भाई, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके पास देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ टेस्ट भी होते हैं। वो टेस्ट भी अगर आप याद रखें तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। टेस्ट फॉर टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करना है, अगर आपको चेक करना है कि यार ये सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं, अगर आपको ये चेक करना है कि सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं, तो भाई सिंपल सी बात है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा किसके दरमियान? रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा होगा वहां पर जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होगी। तो अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट चेक करना है तो आप उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के चेक कर लो। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करता है, कलर चेंज करता है, देन इट मींस कि भाई वो सामने वाला जो सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप क्या करेंगे टेस्ट में? आप क्या कर सकते हैं टेस्ट में? आप करें ऐड KMnO4। ठीक है ना, यू कैन ऐड व्हाट? ऐड एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। तो वी नो दैट पोटेशियम मैग्नेट जो होता है भाई वो पर्पल कलर का होता है, तो क्या हो सकता है? पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा आपके पास, पर्पल टू कलरलेस। आपके पास आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो क्या है उसकी होगी मैग्नीज की, वो चेंज होगी, जिसकी वजह से आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? पर्पल टू कलरलेस। ठीक है ना। आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी इस्तेमाल कर सकते थे, वहां पर ऑरेंज टू ग्रीन अगर कलर आएगा तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा ये कि अगर आपको टेस्ट करना है, क्या आपको टेस्ट करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कैसे हो सकते हैं? आप इसके अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास जो है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है, जो कि हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। यू नीड टू कीप द नंबर कि आप इसके अंदर क्या डालेंगे? एक्वस पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड ग्रुप 1 का सॉल्ट है, तो इनिशियली वो कलरलेस होगा, बट उसके बाद वो आयोडीन रिलीज करेगा तो ब्राउन कलर आएगा। यू कैन से दैट ऐड aqueous potassium iodide, and what is the color change you would see? You would see that colorless to brown. All right बच्चों, जी सर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर फर्दर कुछ बचता नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको बैलेंस कर लें अपनी आयन इलेक्ट्रॉन के जरिए, हम इक्वेशन को बैलेंस कर लें अपनी। तो आइए जरा देखते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए हम अपनी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग इक्वेशन, राइट? बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो जरा देखिए, फॉर सपोज आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में आपके पास जो है फॉर सपोज जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं उसको आप एक्चुअली, जैसे हमने शुरू में सीखा, 2 स्टेप में करके उसको बैलेंस करेंगे हम। सबसे पहले फॉर सपोज यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर आपके पास आयोडीन मौजूद है, और इट वुड बी IO3। फॉर सपोज IO3 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ आपके पास जिंक है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। अब इसको हमने क्या करना है? फॉर सपोज बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपने याद रखना है कि भाई जिंक जब जिंक आयन में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है ना। ऊपर वाले को अगर आप देखें तो जब ये कन्वर्ट होगा तो इसको कन्वर्ट होने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने ये आपके पास गेन कर रहा होगा? ये क्योंकि सिर्फ -1 चार्ज है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ठीक है ना। इसको बैलेंस करना है अभी हमें। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है ना। आप यहाँ आयोडीन गिवन है, पहले आयोडीन को बैलेंस कर लो। 2 आयोडीन है, आप यहाँ आयोडीन लिखते हो, 2 आयोडीन होता है। अब मसला ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है राइट हैंड साइड पे, तब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। और जब कभी भी आप बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को कुछ ऐड करना होता है तो आप पानी का मॉलिक्यूल ऐड करते हो। राइट नाउ यू हैव 2 3 6 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ क्या ऐड कर सकते हो? आप यहाँ ऐड कर सकते हो 6 वाटर मॉलिक्यूल। जब आप 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन क्योंकि 6 ऑक्सीजन बैलेंस होने की वजह से हाइड्रोजन भी वहां मौजूद हो गया है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन आयन यूज करते हो। यू कैन सी दिस, you can see this that we have 6 2s are 12 hydrogens. So how can we balance hydrogen over here? So we need to write 12 hydrogens over here. In this way
you can see this that everything is balanced except electron as we have IO3 का -1 चार्ज। तो अगर एक था तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, अब दो गए तो इट वुड रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पर आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। जब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो यू कैन सी दिस कि भाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और जो बाकी कुछ हो आप अपने पास लिख सकते हैं। तो 2IO3 -1 में जब आप 12 हाइड्रोजन आइंस के साथ जिंक डालेंगे so you would see this कि आपके पास क्या होगा, आपके पास आयोडीन बनेगी, आपके पास जिंक आयन बनेगा और साथ साथ आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनने जा रहे हैं। तो दिस विल बी द बैलेंस इक्वेशन। यू कैन सी दिस कि ये हर तरह से बैलेंस होगी। ऑलराइट बच्चों, जी सर। एनी जी प्रॉब्लम टू सर। एनीवन ऑफ यू? मेरे पास एक और नहीं। इक्वेशन, यस यहाँ ये इक्वेशन मेरे पास एक और है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीज आयन MnO2। ये जो है भाई MnO2 जो है कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Mn2+ के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 2+ में कन्वर्ट हुआ है MnO2 और साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है आयोडाइड कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। तो आप देख सकते हैं कि चार्ज जब कन्वर्ट होता है न्यूट्रल में तो इसका मतलब है दिस इज 0 एंड दिस इज -1। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या हुआ, -1 से 0 पे गया। व्हाट इज दिस, दिस इज इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट क्या होता है आपके पास, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पर डेफिनेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। इज दैट राइट बच्चों और नॉट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी, दिस इज इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा आपके पास, यहाँ पर इन्होंने -1 से इसका ऑलरेडी जो इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया हुआ था, जो पहले इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया हुआ था, वो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। सो इट वुड बी लाइक दिस, राइट बच्चों और नॉट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ पर इसका चार्ज 2+ आया है तो डेफिनेटली इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए होंगे। ऐसी है। अब बैलेंस करने के सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास देखिए, आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो मैंने यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल जब लिखा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 4 हाइड्रोजन आ गए हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास 4 हाइड्रोजन के आयन भी हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन के आयन भी यहाँ लिख लेते हैं हम, 4 हाइड्रोजन आयन। तो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपके पास नीचे भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन हुआ है, वो बंद कर लो प्लीज। तो इसको इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, मैग्नेट आयंस रिएक्टिंग विद 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 आयोडाइड। ठीक है, अब ये आपके पास हो गया। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, यहाँ पर मैग्नीज आयन बचा है, आयोडीन बचा है आपके पास और वाटर मॉलिक्यूल बचा। ऑलराइट बच्चों, जी सर। तो ये इस तरह से आप इक्वेशन को अपनी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ओके एवरीवन, जी इसके सर, क्लियर। अलावा आपके पास बस यही बचता है कि आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएं कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। बस यही सब कुछ अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए तो इसका मतलब है आपके लिए काफी आसान हो चुका है, आप सब कुछ कर सकते हो। इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेरे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो सकती है, बड़ी मजे की इक्वेशन हो सकती है। आप देखें कि आपके पास ये इक्वेशन है क्या, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ और पानी के साथ। तो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ साथ इसमें लिखा हुआ है SO4 2- और ब्रोमाइड माइनस और हाइड्रोजन आयन, ये लिखा हुआ है आपके पास ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपने निकालना है। सिंपल इज दिस, आपको नजर आ रहा है ब्रोमीन 0 से कहाँ चला गया भाई, -1 पे, 0 से -1 चल गया, यानी डिक्रीज हो गया। डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हो रही है, तो जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम एज इट इज अगर आप देखें
तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है। अगर आप इसको देखते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ हाइड्रोजन आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, आप जरा देख सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पहले भी +1 था और अभी भी +1 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने याद रखना है यहाँ पर किसी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं आए। सल्फर डाइऑक्साइड में देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जो चार्ज है आपके पास राइट नाउ, सल्फर का चार्ज +4 है और यहाँ पर सल्फेट SO4 2- है और इसके अंदर आपके पास अगर ऑक्सीजन को वहां भेजें तो आप ये बनता है अब -8 वहां जाके +8, तो इट वुड बी +6। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास इंक्रीज हुई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास सल्फर की इंक्रीज हुई है, तो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन। तो जब आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है तो ये क्या होगा, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं आप, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट बच्चों, इज दैट क्लियर? जी सर। This is what you need to understand about redox reaction। ये सारी चीजें हैं आपके पास जो कि आपको पता होनी चाहिए।